सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और लास्ट क्लास का लेक्चर अटेंड करके आए होंगे। तो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोगों को सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ और नई बातें समझेंगे इस नेशनल इनकम वाले चैप्टर के बारे में। तो लगा दीजिए फटाफट से अपनी आज की अटेंडेंस, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बच्चों, अब अगला कॉन्सेप्ट जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है वो है स्टॉक एंड फ्लो। तो बच्चों चलो सबसे पहले वही कि हम पहले एग्जाम्पल समझेंगे और उसके बाद उसके मीनिंग की तरफ चलेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेटा, बात अगर मैं करूं स्टॉक की, तो नॉर्मली जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं ना, कि हम कहते हैं ना कि हमारे पास इतना स्टॉक रखा है, मैंने कहा कि अरे बताओ जाके अभी हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक रखा है, तो इसका मतलब मैं उस चीज को कब कैलकुलेट करने के बारे में बात कर रही हूँ। बोलो, मैं कैलकुलेट करने के बारे में बात कर रही हूँ उस चीज को जस्ट नाउ। अभी कहा मैंने, अभी के अभी मुझे बताओ कि मेरे गोडाउन में अभी फिलहाल कितने गुड्स रखे हुए हैं, कितना सामान रखा हुआ है। बट अगर मैं यही बोलूं कि एक बात बताओ, मंथली हमारे गोडाउन में कितना सामान आ जाता होगा, मतलब मैंने ये बोला कि मंथली मेरे गोडाउन में कितना सामान आ जाता होगा, मतलब यहाँ पर मैंने किसी टाइम पीरियड की बात करी। और वैसे भी जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं फ्लो, तो फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का तो मतलब होता है बहना, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये काम कंटिन्यूअसली होता है। तो बेटा, स्टॉक और फ्लो कुछ ऐसा ही है। जब भी मैं बात करूंगी ना स्टॉक की, तो स्टॉक का मतलब है कि मैं आपसे किसी ऐसे वेरिएबल की बात करूंगी, किसी ऐसे वेरिएबल के मेजरमेंट की बात करूंगी जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होगा। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जब कह दो तब। लेकिन जब भी मैं आपसे किसी एक ऐसे वेरिएबल की बात करूंगी जिसके लिए मैं आपको कहीं ना कहीं कोई एक टाइम पीरियड दूंगी, चाहे वो टाइम पीरियड मंथली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो, मतलब कहीं ना कहीं आपके पास एक टाइम डायमेंशन होगा उस चीज को मेजर करने के लिए, तो बेटा वो वेरिएबल कहलाएगा आपका फ्लो। तो बच्चे, स्टॉक के लिए अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो मैं कहूं कि अभी जो आप बैठे हुए हैं, मुझे ये बताइए आपकी जेब में अभी फिलहाल कितने रुपए हैं। अभी के अभी टटोलो अपनी जेब को और मुझे बताओ फिलहाल तुम्हारी जेब में, तुम्हारे बटुए में, तुम्हारे पर्स में कितना पैसा है, अभी के अभी बताओ मुझे। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम की मैं बात कर रही हूं। तो मैं यहां पर पता है क्या कह रही हूं कि आपके बटुए में कितना स्टॉक है। बट वहीं पे अगर मैं बोलूं कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी मंथली पॉकेट मनी कितनी है, तुम्हारी वीकली पॉकेट मनी कितनी है, बताओ। जैसे मेरी मम्मी तो मुझे मंथली 10 रुपए देती हैं, तुम्हारी मम्मी मंथली तुम्हें कितने पैसे देती हैं, बताओ जरा। तो बेटा, यहां पर मैं बात कर रही हूं एक पीरियड ऑफ टाइम की, यानी कि यहां मैंने आपको एक टाइम पीरियड दिया जो कंटिन्यूएशन में चलने वाला है, और उस टाइम पर मैं आपको कह रही हूं कि इस चीज को मेजर करो। मेजर तो हम पैसा ही कर रहे हैं, बट पैसे का मेजरमेंट अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। एक जगह मैंने कहा कि अभी के अभी बताओ, और एक जगह मैंने कहा कि भाई मंथली बता दो, वीकली बता दो, कितना पैसा मिलता है आपको। तो ये दो अलग अलग तरीके के वेरिएबल हैं। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो वो स्टॉक है, जो पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर हो बेटा वो फ्लो होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। देखो, तो स्टॉक के बारे में क्या बोला गया है? स्टॉक रेफर्स टू द वेरिएबल हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको आप कब मेजर कर रहे हो बच्चों? इसको आप मेजर कर रहे हो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट वहीं पे फ्लो एक ऐसा वेरिएबल है जिसके मैग्नीट्यूड को आप मेजर करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यहां पर एक पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है। अब स्टॉक इसका मतलब कैसा है? स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक, फिक्स्ड, यहां कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अभी कभी बताओ कितना है, बदल नहीं सकते। तो इसका मतलब यहां पर कोई टाइम डायमेंशन भी नहीं है। बट वहीं पे फ्लो की मैं बात करूं तो डायनामिक है, मंथ में बदलता रहेगा ना। मंथ की शुरुआत में मम्मी ने 10 रुपए दिए, अब मंथ के बीच में आते आते आपकी जेब में 3 रुपए रह गए, तो बदल गया ना। तो डायनामिक है, और ये आप एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करो, इसका मतलब यहाँ पर एक टाइम डायमेंशन है। यहाँ पे टाइम डायमेंशन नहीं है, लेकिन फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे कि कैपिटल, मनी सप्लाई, इन्वेंट्री, नेशनल वेल्थ, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं। बट बेटा, फ्लो की बात करूं तो नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन इन्वेंट्री, ये सभी चीजों में एक टाइम डायमेंशन होता है। सभी चीजें पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से मेजर होती हैं।
ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर सुंदर सा एग्जाम्पल है। देखो क्या एग्जाम्पल है कि मान लो एक वाटर टैंक इस टाइम पे भरा हुआ है, मेरे घर की पानी की टंकी भरी हुई है, मैंने देखा कि उसमें कितना पानी है, चढ़ गई मैं वाटर टैंक पे, चढ़ गई पानी की टंकी पे और मैंने चेक किया कि भैया यहाँ पे आज कितना पानी है, तो यहाँ पे मैं स्टॉक चेक कर रही हूँ। बट वहीं पर मेरे वाटर टैंक में पानी भर रहा है, पानी की टंकी भर गई है, कृपया अपनी मोटर बंद कर लीजिए, यानी कि वाटर टैंक भर रहा है, भरने की पोजीशन में है ना बेटा, तो वो क्या है, फ्लो है। ठीक, अच्छा इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आप लोग अपना इंटरनेट रिचार्ज कराते हैं, है ना, इंटरनेट रिचार्ज के टाइम पे आपने देखा कि अभी मेरे पास कितना जीबी डेटा बचा हुआ है, अभी मेरे पास कितना जीबी डेटा बचा हुआ है, दिस इज स्टॉक। बट वहीं पे आप उस डेटा को यूज कर रहे हो बाय स्क्रॉलिंग द इंस्टाग्राम रील्स और बाय वॉचिंग द यूट्यूब वीडियोस, जैसे कि अभी आप कर रहे हो यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो आपका डेटा चल रहा है ना, जो मंथली पैक आपने लिया हुआ है उसमें से वो डेटा यूज हो रहा है ना बेटा, दिस इज नोन एज फ्लो। तो आई थिंक इनफ एग्जाम्पल्स हैं टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। ठीक है, चल अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब तुम्हें मेरे को ना एक और याद आया, स्टॉक और वेरिएबल के लिए एक एग्जांपल दूं क्या तुम्हारी लैंग्वेज में दूं क्या बेटा, स्टॉक वही है जो तुम्हारी एक्स की यादें हैं ना तुम्हारे दिमाग में आज के टाइम पे, अभी के अभी जो तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हारी एक्स की यादें चल रही है ना बेटा, वो स्टॉक है। लेकिन ये जो तुम रोज इंस्टाग्राम पे नई नई लड़कियों को स्टॉक कर रहे हो ना बेटा, रोज रोज तुम नई नई प्रोफाइल्स चेक करते हो, नई नई चीजें देख रहे हो, रोज डेली बेसिस पर तुम ये काम करो नालायको, ये तुम्हारा फ्लो है। अब नहीं भूलोगे तुम, 100% पता है मुझे, तुम अब नहीं भूलने वाले। ठीक है, चलो तो बेटा अगला कॉन्सेप्ट आता है द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब बेटा फैक्टर इनकम का मतलब क्या है, जब भी सुनोगे फैक्टर इनकम तो ध्यान से याद कर लेना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू दी जाने वाली फैक्टर्स सर्विसेज को, कि भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और इन्हीं के ऊपर हम लोग कमाते हैं कुछ फैक्टर इनकम, क्योंकि हम दे रहे हैं अपनी फैक्टर सर्विस। मतलब कि फैक्टर इनकम है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, अपने खून पसीने बहाकर जो आप पैसा कमा रहे हो इज्जत के साथ, दिस इज नोन एज फैक्टर इनकम। बट बेटा वहीं पे मैं बात करूं ना ट्रांसफर इनकम की, तो ट्रांसफर इनकम क्या है, लो भाई मेरी जेब से पैसा तुम्हारी जेब में चला गया, ट्रांसफर हुआ है, तुमने कुछ नहीं किया, निकम्मे नालायकों, तुम बेरोजगारों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन तुम्हारी जेब में फिर भी पैसा आ गया है। ये जो पॉकेट मनी तुम्हें आज मिल रही है वो तुम्हारे मम्मी पापा ने कमाई है ना बच्चे, तो उनके लिए तो फैक्टर इनकम है। लेकिन वही इनकम जो तुम्हारी जेबों में भर भर के ट्रांसफर की गई है, तुमने तो कोई काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारी जेब में ट्रांसफर तो हुई ना, तो वो ट्रांसफर इनकम है। तो डिफरेंस इज क्लियर कि फैक्टर इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैक्टर सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो। लेकिन ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो आप रिसीव कर रहे हो विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी तुम नालायकों में, तुम नालायक तो आराम से एसी की हवा में बैठे हुए हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो और रिटर्न में भी तुम कुछ नहीं दे रहे हो, बस तुम्हें पैसा मिल रहा है। तो बेटा जब हम रिटर्न में कुछ नहीं देते ना, उसको बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। हालांकि ये अगर आप याद रखेंगे तो भी ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो भी ठीक है। ये होता है बेटा विदाउट एनी कंसिडरेशन, कि बिना किसी काम किए, बिना कुछ रिटर्न में दिए, बिना कोई सर्विस दिए आपको पैसा मिल रहा है, तो वो क्या है आपके लिए ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब फैक्टर इनकम क्या है, एक हाथ ले दूसरे हाथ से दे, मतलब कि एक तरफ से सर्विस जा रही है तो दूसरी तरफ से पैसा आ रहा है, इट इज बायलेटरल। बट यहाँ पे क्या है, या तो सिर्फ जा रहा है या सिर्फ आ रहा है, यानी कि यूनिलेटरल है। आपको या तो ट्रांसफर इनकम मिल रही है या आप किसी को ट्रांसफर इनकम दे रहे हो, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट हो सकती है वो। भाई मिलने की साइड से देखोगे तो इनकम है, देने की साइड से देखोगे तो पेमेंट है। ठीक है, अब कौन सी नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे, निकम्मों और नालायकों वाली इनकम या कमाने वाली इनकम? नेशनल इनकम में बताओ, कमाने वाली इनकम ना। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। एग्जाम्पल में वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और यहाँ पे हमारी स्कॉलरशिप होती है, ओल्ड एज पेंशन होती है, सब्सिडीज होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होते हैं, यानी कि बेरोजगारी भत्ता। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम होती है ना जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे,
और वहां पे अगर गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती है तो वो आपको कुछ पैसों से कॉम्पेंसेट करती है। तो मतलब आपने काम तो नहीं किया लेकिन गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, तो ये भी होता है। हाउस होल्ड जो टैक्स पे कर रहे हैं वहां पे उन्होंने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी लेकिन वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो बेटा ये भी आपके ट्रांसफर इनकम का ही पार्ट होता है। ठीक, समझ आ गया? ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब अगर आपसे यही डिफरेंस फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट पूछेंगे तो बात एक ही है, बस आप यहाँ पे लिख दोगे इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड। इनकम की जगह पर पेमेंट आ जाएगा, रिसीव की जगह पर मेड आ जाएगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। चलो अब आता है अलग से एक और कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। चलो इन्वेस्टमेंट तो आपको फिर भी बहुत कुछ समझते हो इसके बारे में कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं पर पैसा लगाना। ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेती हूँ कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना, बट इकोनॉमिक्स बाबू है ना, ये इकोनॉमिक्स बाबू बहुत नई नई बातें बोलता है, ये बड़ी अलग अलग लैंग्वेज समझाता है हमें, हर बात को ऐसे बताएगा कि बस क्या ही बताऊँ। पर कोई बात नहीं, तुम्हें मैं बैठी हूँ ना तुम्हें हर बात समझाने के लिए, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा चलो ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं पर पैसा लगाना, बट मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल का मतलब क्या होता है? मैडम ये भी मतलब होता है कहीं पर पैसा लगाना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बेटा फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बनाना, यानी कि पैसा लगाना और बनाना इज इन्वेस्टमेंट ना। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? पैसा बनाना, है ना। तो बेटा इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कहीं हमने ऐसी जगह पर पैसा लगाया है जहां से पैसा बन भी रहा है। मतलब कि मान लो मैंने अगर अपने घर पर एक एसी लगवा दिया, मैंने अपने घर पे एक एसी लगवाया, तो मैंने इन्वेस्टमेंट करी। हम कहते हैं कि हाँ हमने तो इन्वेस्टमेंट करी है, बट ये इन्वेस्टमेंट मुझे पैसा कमाने में मदद कर रही है? मैं पैसा कमा पा रही हूँ अपने घर में लगे हुए एसी से? क्या कैपिटल फॉर्मेशन हो पा रहा है? यही एसी मैंने अपने ऑफिस में लगाया जहां पे मैं काम करती हूँ, यही एसी हमने अपने इंस्टीट्यूट में लगाया जहां पर हम पढ़ाने आते हैं। तब आप कहेंगे मैम यहाँ पर भी पैसा कैसे बन पा रहा है? बेटा अगर ये मैं एसी नहीं लगवाऊंगी तो मैं अपने जो भी क्लाइंट्स हैं जो मेरे ऑफिस में बैठे होंगे, मैं उनको अपनी सर्विस नहीं दे पाऊंगी। कहीं ना कहीं ये एसी इनडायरेक्टली मुझे मेरी सर्विस देने में मदद कर रहा है। भाई गर्मी का टाइम है, क्लाइंट जो होता है उसको हर फैसिलिटी चाहिए। कोई बंदा अगर हमें 100 रुपये पे करता है ना, तो वो चाहता है कि उसे सारी फैसिलिटीज मिले। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे कुछ काम करने पड़ेंगे जिसके लिए भले वो डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा लेकिन इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। आपके स्कूल में भी डेस्क लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, कुछ के स्कूल्स में एसी भी लगे हुए होंगे। क्या स्कूल का काम ये सब देना है आपको? स्कूल का काम तो एजुकेशन देने का है ना। लेकिन उन्होंने ये सब चीजें क्यों लगाई हैं? ताकि वो अपनी उस सर्विस को सही तरीके से प्रोवाइड कर सके। नहीं तो ठीक है दरी बिछा के पढ़ा देंगे, आप अपने हाथ वाले पंखे ले जाना स्कूल में, उसे ही बस ऐसे 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 घुमाते रहना और हो जाएगा काम। बताओ नहीं होगा क्या? होगा या नहीं होगा काम? नहीं हो पाएगा ना। तो बेटा यहाँ जो उन्होंने आपके स्कूल में फैन लगवाया, एसी लगवाया, डेस्क लगवाया, बोर्ड लगवाया, वो सभी उनकी कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, सभी उनकी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो ये कहीं ना कहीं उससे वो इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। बट यही सब चीजें जैसे हम अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए कर रहे हैं तो उससे हम कोई इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे। तो जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना बेटा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन से, यानी कि जो आपको पैसा कमाने में मदद कर रहा है, जैसे कि फैक्ट्री में मशीनें लगती हैं, तो ये है कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, बात समझ आ गई? तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। और कहीं ना कहीं जो भी हमने स्टॉक लगा रखा है ऑलरेडी, उस स्टॉक ऑफ कैपिटल में जो हम एडिशन कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, आप समझ गए ना पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? अब इस बताना जरा इस टाइम स्टैम्प के साथ कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। अब इस इन्वेस्टमेंट के बेटा दो कंपोनेंट होते हैं। या तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फिक्स कैपिटल में, जैसे कि आपने मशीनें लगवा दी, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स है, इसे हम फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं। या क्या होता है कि आप पैसा लगा रहे हो अपने रॉ मटेरियल में। भाई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीनें भी होंगी, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल भी होगा, मशीनों की मदद से उसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलोगे। तो जरूरत तो दोनों की है ना, पैसा तो आपको दोनों जगह पे लगाना पड़ेगा। आपको रॉ मटेरियल में भी पैसा लगाना पड़ेगा, आपको मशीनों में भी पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ सेमी फिनिश गुड्स हो सकते हैं, कुछ फिनिश गुड्स हो सकते हैं। यानी कि मान लो आप कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है आपकी, तो आपके पास मान लो कॉटन आई, तो कॉटन रॉ मटेरियल है, उस कॉटन को आपने फिलहाल एक कपड़े का रूप देना शुरू कर दिया है, पर अभी पूरी तरीके से कपड़ा तैयार नहीं हुआ है, सेमी फिनिश गुड्स है, या मैं कहूँ वर्क इन प्रोग्रेस है। फिर उससे कपड़ा बन गया, पूरी एक कुर्ती बन के रेडी हो गई है, मार्केट में बिकने लायक हो गई है, फिनिश गुड है। तो पैसा आपका इन तीनों चीजों में लगा हुआ है, चाहे वो सेमी फिनिश्ड है, रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड है। ठीक है, अब बेटा इसको हम पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक। तो मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको आप चेंज इन स्टॉक भी कहते हो। और चेंज इन स्टॉक बेटा कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मतलब
आप सभी को पता है ना हमारा सेशन कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। जैसे कि ये स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2026 में, खत्म कब होगा ये 31 मार्च 2027 में। तो इस दिन जो मैंने अपनी फैक्ट्री में जाके देखा सामान कितना है, वो मेरा ओपनिंग स्टॉक है, और 2027 31 मार्च को जब मैं जाके देखूंगी तो वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो बेसिकली क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या कहलाता है बेटा, चेंज इन स्टॉक। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट दो फॉर्म में हो सकती है, ये तो उसके कंपोनेंट हो गए। दो फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होती है, एक को बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में भी आपने ऊपर पढ़ लिया कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है। अब एक होती है बेटा नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, जिसको हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहेंगे, जिसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहेंगे ऑन दी फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अभी क्या होता है, मैं एक कार खरीद के लेकर आई, ठीक है, और मैं हूं पापा की परी, और पापा की परी जब कार खरीद के लेकर आई शोरूम से, कार को अपने घर तक लेकर जा रही थी, तो रास्ते में मेरा मन कर रहा था कि आज मेरे हाथ में ये जो खिलौना है ना, माय न्यू टॉय, ऐसे करते ना जब नई नई कोई चीज़ खरीद के लेकर आते हैं, नया फ़ोन खरीदते हैं, नई कार खरीदते हैं, तो लगाते ना स्टेटस, उसके नीचे लिखते हैं माय न्यू टॉय। तो ऐसे मैं अपने माय न्यू टॉय को ट्राई कर रही थी, और टॉय को ट्राई करते 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 एक जगह पे धड़ाम हो गया काम। अभी अभी नई नई खरीदी थी कार, और पापा की परी ने काम कर दिया है। तो बेटा मैंने सोचा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, एक काम करते हैं इसको मार्केट में बेचने के लिए निकालते हैं। खरीद के लेकर आई थी कार 8 लाख रुपए की। मैंने कहा हाँ जी भाई साहब कार है, बताओ कितने की खरीदोगे। उसने कहा मैडम ये कार तो 5 लाख की खरीदूंगा मैं। कहा 5 लाख, दिमाग खराब है क्या, अभी शोरूम से निकाल के लाई हूँ। उसने कहा मैडम कार की हालत तो देख लो, टूट फूट हो चुकी है कार में। मैंने कहा अच्छा तो इसलिए कम पैसे दे रहे हो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो इस बार तो मैंने तुम्हारी बात मान ली। अब पैसों की कमी तो है नहीं, फिर एक कार खरीद के लेकर आई 10 लाख रुपए की, और इस बार बहुत ध्यान से गाड़ी चला के लाई हूँ मैं, बहुत ध्यान से, और अपने घर की पार्किंग में खड़ी कर दी है। 15 दिन हो चुके हैं गाड़ी पार्किंग में मस्त तरीके से खड़ी हुई है। मैंने सोचा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा इसमें, मज़ा नहीं आया इस कार को चलाने में, बेच देते हैं। ग्राहक लगाया, बुलाया, मैंने कहा देखो पन्नी तक चढ़ी हुई थी अब तक सीटों पे, कुछ भी नहीं हुआ था, नंबर प्लेट के लिए भी नहीं अप्लाई किया था अभी तक तो मैंने, बताओ कितने पैसे दोगे। 10 लाख की है। ठीक है मैडम 10 लाख तो नहीं, 9,50,000 दे दूंगा या 9 लाख दे दूंगा। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, पिछली बार तो मैंने नुकसान इसलिए उठा लिया कि चलो मैंने गाड़ी ठोक दी थी, इस बार तो कुछ नहीं हुआ, नई गाड़ी है, नंबर प्लेट भी नहीं लगी है, अब तक सीट पे से कवर भी नहीं उतरे हैं, 15 दिन ही हुए हैं अभी मेरे को लाए हुए। क्या 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 मैडम क्या बात बोली आपने, 15 दिन हो गए आपको। तो मैडम हो गया ना, टाइम हो गया आपको खरीद के लाए हुए, शोरूम से बाहर निकलते ही पैसे कम हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। मैंने कहा जाओ वापस जाओ, नहीं बेचूंगी, जाओ। एक और कार खरीदी, एक और कार खरीदी, 20 लाख की खरीदी इस बार। अब उस 20 लाख की कार को पूरे साल इस्तेमाल किया, टूट फूट तो नहीं हुई लेकिन हाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, मज़े से इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी बहुत क्या हो जाता है, टायर घिसने शुरू हो गए। हम मैंने कहा चलो बेचने के लिए निकालते हैं, अब कितने की बिकेगी। अब उन्होंने कहा जी अब तो ये बिकेगी 12 लाख की। मैंने कहा क्यों, 1 साल हो गया आपको चलाते चलाते, घिस भी गई है, वियर एंड टियर भी हो गया है। तो मतलब हर केस में हम ये देख रहे हैं कि जो मेरी कार है, कार मेरा एक फिक्स्ड एसेट है, अब या तो एक्सीडेंटल केसेस की वजह से या इस्तेमाल करते करते या विद द पैसेज ऑफ टाइम हर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है, चाहे आपकी फैक्ट्री में रखी हुई मशीनें क्यों ना हो। तो बेटा इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मली जब अपने एसेट को इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करते करते वो थोड़ा सा घिसना शुरू होता है, उसके अंदर कुछ टूट फूट भी होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के साथ साथ। या कई बार क्या होता है कि हमारा जो टेक्नोलॉजी होती है वो पुरानी भी हो जाती है। एक आईफोन 17 आया है, जिस दिन उसका नया वर्जन आ जाएगा तो 17 पुराना हो जाएगा ना। तो नई टेक्नोलॉजी के आ जाने की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता है या हमारा जो एसेट होता है वो पुराना हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से कारण कोई सा भी इनमें से सभी चीज़ों की वजह से वैल्यू कम हो रही है किसकी, फिक्स्ड एसेट की। तो बेटा इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और आपको पता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस ये होता है डेप्रिसिएशन, कि अगर मैं जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल मेरी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 20 लाख की कार 8 लाख रुपए घिस गए उसके, तो एक्चुअल मेरी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है, 12 लाख की। इस टाइम पे जो मैंने पैसा लगा रखा है वो मुझे कितना कैपिटल फॉर्मेशन करके दे रहा है, 12 लाख का। क्यों, 8 लाख का तो बर्बाद हो चुका है, 8 लाख की तो वैल्यू कम हो चुकी है। समझ आ रही है, 20 लाख पैसे लगाए, 8 लाख डेप्रिशिएट हो गया, 8 लाख की वैल्यू कम हो चुकी है, तो नेट कितना बचा, 12 लाख। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो, तो ये सारी बातें वही सब लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि डेप्रिसिएशन
का सिग्निफिकेंस क्या है कि जब आपको ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू और नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू निकालनी हो। अब ये एनडीपी एमडीपी ये सब कुछ छोड़ दो। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? वैसे तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है, बट नहीं भी गिवन हो तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय कितने टाइम तक वो चलेगा। मान लो जो आप एसेट खरीद के लेकर आए हो उसकी वैल्यू 10 लाख है, 10 साल तक आप मान कर चल रहे हो कि वो आपका एसेट काम करने वाला है, तो हर साल कितने से आपकी मशीन की वैल्यू कम हो रही है? 1 लाख से। तो 1 लाख आपका क्या है? डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कैपिटल लॉस। अब कैपिटल लॉस क्या होता है बेटा? कैपिटल लॉस का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कम हो जाना। आप कहेंगे मैम अभी तो ये बात आपने पीछे ही बताई थी कि एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा वो फोरसीन है, वो हम जानते हैं कि ऐसा होता है। डेप्रिसिएशन हमें पता है कि होगा, बट कैपिटल लॉस होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से होता है जिन्हों हमने नहीं देखे, नहीं प्रेडिक्ट किए, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी का आ जाना, चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये इन सब चीज़ों की वजह से होता है जिससे हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस खराब हो जाती है। ठीक है। तो बच्चों बेसिकली हमने जो 2 कॉन्सेप्ट पढ़े यहाँ पर, एक हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन और एक हमने पढ़ा यहाँ पर कैपिटल लॉस। तो हम यहाँ से ये बात तो समझ में आ रही है हमें कि दोनों का ही मतलब होता है कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जब एक फॉल आता है तो उसे हम डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस दोनों चीजें बोलते हैं। ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन हमारे लिए आप कह सकते हो कि एक फॉरसीन लॉस है, यानी कि जिसके बारे में हमें पता होता है, ये नॉर्मल लॉस है हमारे लिए एक तरीके का, कि अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो उसकी वैल्यू में डाउनफॉल आएगा ही आएगा, उसकी वैल्यू कम होगी। बट जब मैं कैपिटल लॉस की बात करूंगी तो कैपिटल लॉस उन सब चीजों के लिए होगा जिसके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी का आ जाना, हमें नहीं पता कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसी डेप्रिसिएशन की मदद से हम ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमारे लिए क्या है? द टोटल एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम बिफोर मेकिंग एनी अलाउंस फॉर द डेप्रिसिएशन। मतलब कि जब आप अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में किसी भी तरीके का कोई एडिशन करते हो, बट उसके अंदर अब तक आपने डेप्रिसिएशन का कोई प्रोविजन नहीं लिया, यानी कि अब तक आपने उस एसेट की वैल्यू नहीं डिडक्ट करी ड्यू टू एनी डेप्रिसिएशन, तो दैट इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बट इफ वी टॉक अबाउट नेट इन्वेस्टमेंट, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप एक्चुअल एडिशन के बारे में बात करना चाहते हो। आप कह रहे हो कि हमने तो अपनी मशीन्स में 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रखे हैं, बट उस 20 लाख में से 8 लाख की मशीन तो आपने रिप्लेस करी है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, कि आपके एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएटेड हो गई थी, इस वजह से आपने उस 8 लाख के रिप्लेसमेंट में एक दूसरी मशीन लगाई। तो नेट एडिशन कितना हुआ, एक्चुअल एडिशन कितना हुआ, वो आपको क्या बताएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो ग्रॉस और नेट, आई होप कि इसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि क्या है सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस से नेट की तरफ जब भी जाना है तो डेप्रिसिएशन को यूज करना है, नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो भी डेप्रिसिएशन का यूज करना है। द पॉइंट इज कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं और नेट से ग्रॉस की तरफ जाने के लिए उसकी डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। राइट। नेक्स्ट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टैक्सेस क्या होते हैं। बेटा टैक्सेस हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स और एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। देखो हम लोग टैक्स क्यों पे करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं। अब कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं और कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो हम पे तो कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी इनकम का टैक्स डायरेक्टली पे करते हो, कोई और नहीं पे करता आपके भी आप पे। आप अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स खुद पे करते हो, यानी कि डायरेक्ट टैक्स में लाइबिलिटी और बर्डन दोनों आप ही के ऊपर है, यानी कि सेम पर्सन पर है। तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गए जो किसी भी इंडिविजुअल की इनकम या प्रॉपर्टी पे लगाए जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके वो टैक्सेस हैं जो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाए जाते हैं, जिसकी लाइबिलिटी और बर्डन टू पे 2 डिफरेंट पर्सन पर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं ये पेन खरीद के लेकर आई और इस पेन की MRP के नीचे लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, तो डेफिनेटली मैंने जब इसका अमाउंट पे किया होगा तो उसके अंदर मैंने टैक्स पे किया है। बट क्या वो टैक्स मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रही हूँ? नहीं, मैंने तो सेलर को ये टैक्स पे किया जिससे मैंने ये पेन खरीदा। अल्टीमेटली वो सेलर जाएगा गवर्नमेंट के पास वो टैक्स पे करने के लिए, उसकी जेब से वो पैसा जा रहा है, बट वो पैसा निकला किसकी जेब से? पैसा तो मेरा था, पे वो करने जा रहा है। इसका मतलब यहाँ कह सकते हो लाइबिलिटी और बर्डन टू पे 2 डिफरेंट पर्सन पर है।
तो यहाँ हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस का ही सिग्निफिकेंस है जो यहाँ पर हमें समझना है। अब ये नेट क्यों है? क्योंकि बेटा क्या होता है ना, देखो किसी भी कमोडिटी की प्राइस को डिसाइड करते टाइम डेफिनेटली टैक्स को तो कंसिडर किया ही जाता है, और हम कौन से वाले टैक्स की बात करेंगे यहाँ पे, गुड्स और सर्विसेज वाले टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स की। बट कोई और चीज होती है जो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं विच इज नोन एज सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या है? इट इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये एक तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट पे करती है अपने प्रोड्यूसर्स को, ट्रेडर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्हें किसी ना किसी कमोडिटी के प्रोडक्शन को एनकरेज करना हो। तो हम लोग कहते हैं ना कि हमें सब्सिडी मिल रही है, मतलब हमें छूट मिल रही है, जैसे कि एलपीजी के ऊपर सब्सिडी मिलती है। तो ये क्या है? इससे आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है। जहां पर टैक्स प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देता है, वहीं पे सब्सिडी प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देती है। और जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं कि कितना पैसा हम पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कितना पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, यानी कि कितना बेनिफिट हम रिसीव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, जब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं एनआईटी। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का बेसिकली डिफरेंस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि कितना टैक्स पे किया जा रहा है, उसमें से कितना बेनिफिट हम अवेल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, अभी आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो एनआईटी बस आपने ध्यान रखना है कैसे कैलकुलेट होता है, आईटी माइनस सब्सिडी। अब इसका सिग्निफिकेंस आएगा बेटा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के लिए। मार्केट प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जिस प्राइस पर मार्केट में वो कमोडिटी बेची जाती है। ठीक है, जिसके अंदर टैक्स भी होंगे, सब्सिडी का इफेक्ट भी होगा। बट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वो पैसा जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रोडक्शन में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। तो अगर कभी मुझे मार्केट प्राइस निकालनी हो तो पहले तो मैं डेफिनेटली ये देखूंगी ना कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना पैसा मैंने खर्च किया, प्लस जब अब मैं उसके अंदर एनआईटी को ऐड कर दूं, यानी कि कितना टैक्स मेरे पास से गया और कितना मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला, तो वो बन जाएगा मेरा एनआईटी। और उसी को हम कैलकुलेट करेंगे किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हो? एनआईटी। ठीक है, चलो अब ये सब बातें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, घुमा फिरा के आपको यही सब चीजें समझाई जा रही हैं। अब एक पॉइंट आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? पहली बात तो एक्सपोर्ट्स क्या है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो सामान हम बाहर की कंट्री में बेच रहे हैं वो एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट क्या है? जो सामान हम बाहर की कंट्री से खरीद रहे हैं वो इंपोर्ट है। अगर मैं जानना चाहती हूँ कि नेट एक्सपोर्ट्स कितना हुआ तो मैं क्या कहूंगी? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके अंदर अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब अभी हमने फिलहाल यहाँ पर क्या क्या पढ़ा? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। हमने पढ़ी हैं बेसिक कन्वर्जन की चीजें जो अभी न्यूमेरिकली हमें वर्क करेंगे। बेसिक कन्वर्जन क्या सीखा है बेसिक कन्वर्जन में? कि एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। तो बेटा ग्रॉस को नेट में और नेट को ग्रॉस में, दोनों को कन्वर्ट करने के लिए हमें जो कंपोनेंट यूज करना है उस कंपोनेंट का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा, वो तो टोटल एडिशन है और ये एक्चुअल एडिशन है। तो ग्रॉस से नेट की तरफ जाने के लिए डेप्रिसिएशन को करते हैं माइनस, बट वहीं पे नेट से ग्रॉस की तरफ जाने के लिए डेप्रिसिएशन को करेंगे प्लस। ठीक, पहला कन्वर्जन। दूसरा कन्वर्जन आपने सीखा, एक तरफ लिखा है मार्केट प्राइस। अच्छा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जी और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एन लिखते हैं। एक होता है हमारे पास मार्केट प्राइस यानी कि एमपी, और एक होता है हमारे पास फैक्टर कॉस्ट जिसको हम बोलेंगे एफसी। अब इन दोनों के बीच का कॉन्सेप्ट क्या है? एनआईटी। तो अगर कभी भी आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना हो, क्योंकि वो छोटा होता है, तो एनआईटी को क्या करना है? माइनस। बट वहीं पे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है तो एनआईटी को क्या करना है? प्लस। कॉस्ट में टैक्स प्लस करेंगे तो मार्केट प्राइस मिलेगी, मार्केट प्राइस में से टैक्स माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और बताते हुए चलती हूं जो आप लोगों ने पढ़ लिया है, नेशनल प्रोडक्ट जिसको हम बोलेंगे एनपी, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम बोलेंगे डीपी। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इनकम जो बाहर जा रही है उसमें से वो इनकम जो हमारे देश में आ रही है, उन दोनों का डिफरेंस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाता है। तो अगर कभी मुझे नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूं? बाहर से जो भी हमारा रिलेशन चल रहा है उस रिलेशनशिप को हटा दूं, यानी कि एनएफआईए को माइनस कर दूं।
बट वहीं पे अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूं, बाहर के साथ जो हमारा फैक्टर इनकम का लेन देन हो रहा है उसे मैं प्लस कर दूं, तो NFIA हो जाएगा प्लस। तो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है माइनस डेप्रिसिएशन, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है प्लस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है माइनस NIT, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में प्लस करना है, कन्वर्ट करना है तो प्लस NIT, नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है माइनस NFIA, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है प्लस NFIA। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही आगे पहुँच चुके हो आप इस चैप्टर के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने अब तक यहाँ पे कवर किए हैं। बस 1-2 क्लास के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर देंगे, बट तब तक यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ लो, सभी के नोट्स बना लो। ठीक है, सो मिलूंगी अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।